ये भारत के सबसे पावन नगरों में से एक है और उन 4 पावन जगहों में से भी एक है जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी का उद्गम स्थल भी है। यहीं पर हिंदू अस्थि विसर्जन करके पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही इसे एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी के तौर पर भी जाना जाता है और देश की 90% वाइन का उत्पादन भी यहीं होता है। 75 दिनों तक संजीवनी की गाड़ी 5000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ अब महाराष्ट्र के नासिक जिले में पहुंची है। नासिक जिले में मानसून की फुहार बिना रुके बरस रही है। सह्याद्री ने कोहरे की मोटी चादर ओढ़ ली है और अचानक कोहरे की वजह से कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। लोगों जानवरों को बमुश्किल ही देखा जा सकता है, लेकिन इस बीच आसपास के नजारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। हरे भरे पश्चिमी घाट बेहद ही मनोरम और शांत। थाणगांव नासिक शहर से 50 किलोमीटर दक्षिण में बसा है। इस शांत से लगने वाले गांव में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। स्कूल खुल चुके हैं और बाजार एक बार फिर रौनक बिखेर रहे हैं। संजीवनी की टीम के लिए टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इससे अच्छा वक्त और क्या हो सकता है। ग्रामस्थांनो, तुम्हाला सर्वांना विनंती करण्यात येते की आपल्याच पीएससी मध्ये लसीकरण चालू आहे। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोगों से कोविड के प्रति सावधान रहने और कोविड नियमों के पालन की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग टीकाकरण करवाना चाहते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारी ली जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात ये है कि घर घर पहुँचने वाली ये मुहिम लोगों को सवाल पूछने का मौका दे रही है ताकि वो अपने भ्रम और झिझक को दूर कर सकें। पहिला डोस घेतलाय आणि करोना झाला तरी तो कमी प्रमाणात राहतो, जगू शकतो माणूस। काळजी घेणं गरजेचं आहे। गांव के चौक पर संजीवनी के सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद लोगों के साथ टीकाकरण को लेकर एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जहां टीके को लेकर नई जानकारी देने वाले पैम्फलेट दिए जा रहे हैं, जिनमें टीकाकरण की प्रक्रिया को भी समझाया गया है। साथ ही कोरोना वायरस का मैस्कॉट जो लोगों को याद दिलाता है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और टीका लगवाना बेहद ही जरूरी है। इस बीच संजीवनी एंथम लोगों के दिल तक पहुंच रही है। एक संदेश के साथ अभिनेता सोनू सूद लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। हमारे गांव में संजीवनी कैंपेन के लोग आए और उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को समझाया। उनकी वजह से हमको कोरोना वैक्सीनेशन करवाना बहुत आसान हो गया और हम जो फील्ड में काम करते हैं एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और हमारी टीम, इस संजीवनी कैंपेन के लोग आने से हमको बहुत सा फायदा और लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हो गए। दूसरी लहर के दौरान ठाणगांव ने 18 मौतें देखी। अच्छी खबर ये है कि यहाँ की 60% आबादी ने टीके की पहली खुराक ले ली है, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनका डर और झिझक दूर करनी होगी। संजीवनी कैंपेन के लोग जो आप हमारे यहाँ आए, इसकी वजह से जो हमारे यहाँ ठाकर और कोली समाज जो टीकाकरण के लिए एग्री नहीं थे, वो अभी आपकी वजह से एग्री हो गए हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो समझाया उनको, ये बहुत अच्छी तरह से काम किया। आपका मैं हमारे गांव की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। नासिक से 4 लाख से भी ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं और अब तक यहां इस जानलेवा बीमारी की वजह से 8,500 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही इस जिले में मृत्यु दर 2.2% के चिंताजनक आंकड़े तक पहुंच गई। सदगीर के परिवार को भी ये झटका लग चुका है। कुछ महीने पहले तक ये एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। इनका घर जाते गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। पहली लहर के दौरान ये परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहा, लेकिन इस साल मार्च में
नवनाथ की मां एक शादी समारोह में पहुंची। हमारे मम्मी शादी में जाके आए, उनको कोरोना हो गया। उससे वजह से हमारे 7 लोगों को कोरोना हो गया। परिवार के 11 सदस्यों में से 7 को कोरोना वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिनमें इनके पति एकनाथ भी शामिल थे, जिनकी हालत काफी गंभीर हो गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए। हमारे मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, वो 15 दिन में डेथ हो गई। हमारे भाई को एडमिट किया, वो 35 दिन में था हॉस्पिटल में, वो भी डेथ हो गया। एक ही परिवार में 2 हफ्तों के अंदर 2 मौतें हो गई। येराबाई 55 साल की थी। उनका बड़ा बेटा दयानेश्वर सिर्फ 33 साल का था, जो अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्पताल के खर्च ने परिवार को भारी कर्ज में डुबो दिया। हमारे भाई के टोटल खर्चा 15 लाख रुपया गया। सब दवाई बाहर से लेके गए थे, रेमडेसिविर, ट्रोसली और 2 प्लाज्मा किया था, उससे कुछ फर्क ही पड़ा नहीं। डॉक्टर बोल रहे थे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हो गया नाही। बाद में उनको बोल दिया की हमको तुम्हारे भाई डेथ हो गए। माझ्या सासूबाई पण गेल्या आणि माझे पती पण गेले। हे असं काही होऊ नये, पण हे असं घडले, हे असं कधीच घडू नये, पण हे असं होतंय। हे लसीकरण निघाले ना, हे सगळ्यांना पण घ्यावा असं माझं हे वाटतंय। हे संकट माझ्यावर आले ना, असं कोणाला पण येऊ नये। माझे लहान लहान लेकरे आणि ते कसे सांभाळायचे आणि कसं शिकवायचं, हे संकट लई मोठं आले, पण आता ते कसं तरी दूर करायला लागल। हे माझ्या संकट आले ना, असं कोणालाच येऊ नये, एवढीच माझी इच्छा आहे। इसी गांव में कुछ किलोमीटर के फासले पर दर्द और अकेलेपन की वही कहानी दोहराई जा रही थी। देवकी और विजय की शादी को 10 साल से भी ज्यादा हो गए थे। 2 बच्चे हैं। पूरा परिवार विजय पर आश्रित था और विजय की कमाई का जरिया भैंसों से मिलने वाला दूध था। मार्च के आखिरी हफ्ते में विजय भी एक शादी समारोह में शरीक हुआ और कोरोना संक्रमित हो गया, और सिर्फ 10 ही दिनों में कोरोना वायरस ने उसे छीन लिया। असं वाटत नव्हतं ना आम्हाला कोरोना येईल म्हणून, आमच्या इथं कधीच वाटलं नाही। घरचे माणूस गेला, दुसरं कोण राहणार घरात? सरकारने मदत केली तर बरं होईल। 2 लहान मुलं आहे मला। मी शेतात जाईल तेव्हाच पैसे घरात आता। परिवार का खेत बंजर पड़ा है। फसलें लगातार बर्बाद होती रही हैं। खुद कोरोना संक्रमण झेल चुकी देवकी का कहना है कि उसके पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है। विजय के माता पिता इतने बूढ़े हैं कि कोई काम नहीं कर सकते। देवकी के पास सिर्फ एक ही जरिया है, खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालना। त्या टायमाला लसच नव्हती, 50-60च्या पुढे लस होती त्या टायमाला। एक ही गांव में हुई 3 मौतों में एक बात समान थी, तीनों में से किसी ने भी टीका नहीं लगवाया था। देवकी, आपने क्या टीका लिया है, वैक्सीन? नहीं लिया। अच्छा, क्यों नहीं लिया? मेरे को डर लग रहा है इसलिए। डर लगता है? हाँ। किस बात का? ते आजारी होऊन जातं म्हणून, आप थंडी ताप येतं म्हणून। समझा देंगे उनको भी क्या फायदा क्या है वैक्सीन लेने का? ओके, काय आहे ना ताई, वॅक्सिन घेतल्याने तुम्हाला एक तर तुमच्या आरोग्यास काहीच त्याचं होत नाही। जर तुम्हाला वाटतं की आपण असं मला वाटतं की आजारी होतं माणूस। हा होत, आता काय आहे, गोळी असते एखादी, तिने थोडंसं कधी कधी गोळी विना जेवणाची घेतली तर ती लागते, पण त्रास होतो तर गोळी शेवटी ती थोडाफार त्रास होतो, नॉर्मल ताप येतो किंवा मग थोडा अशक्तपणा जाणवतो, पण नंतर व्यवस्थित होतं। हमने ठान लिया कि देवकी से बात करके, अपील करके उसे टीका लगवाने के लिए मना कर ही रहेंगे, ताकि हम ऐसी मौत होने से बचा सकें जिसे रोका जा सकता है। अभी आप क्या लेंगे? चलेगा, ले लेंगे? कब लेंगे? उद्या घेऊन टाकल। कल? ओके, ठीक है। सर्दी खांसी भी हो तो भी ये हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करेंगे, और उसमें में लस लेना इनके लिए मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है भरोसा कर पाना। लेकिन क्या हम जैसे अगर कोई आए, इनको समझाए कि कितना फ़ायदेमंद है, क्या है, थोड़ा सा कुछ बताइए, हमने खुद लिए इस तरह से कुछ कर पाए, तो ये हम पे भरोसा रखते हैं। मतलब इनको कोई श्योरिटी देने वाला हो तो ये हम पे भरोसा कर लेते हैं। अगली सुबह का सूरज निकला। इस दिन आदिवासी दिवस था। हमने इस दिन को चुना ताकि संजीवनी में उनके भरोसे को सम्मानित किया जा सके। दोनों ही परिवार के सदस्यों को
बस में नजदीक के ही टीकाकरण केंद्र ले जाया गया ताकि उन्हें वैक्सीन रूपी सुरक्षा कवच दिया जा सके। हमने कई बार देखा है कि लोग टीका लगवाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए उनको महंगा पड़ता है। इसी वजह से संजीवनी कैंपेन का ये एक अहम हिस्सा है ये बस सर्विस, जो लोगों को अपने घरों से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाती है बिना एक पैसा लिए। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर टीका लगवाने पहुंचे लोग अपनी बारी का इंतजार करने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं और इसके बाद लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के तौर पर एक तोहफा दिया गया। टीका लगवाने पहुंचे हर व्यक्ति का टेस्ट किया गया। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों के मन में रहता है कि मैंने वैक्सीन लिया और बाद में मेरा कंडीशन ऐसा होगा और मैं पॉजिटिव हो गया, मैं सीरियस हो गया। ये भी जो उनका गैर समझ रहता है वो दूर करने के लिए हम एंटीजन टेस्ट का ज़रूर हेल्प लेते हैं और उससे उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट ने टीका लगवाने पहुंचे लोगों और डॉक्टर के सभी शक दूर कर दिए। इसके बाद लोगों का कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया। और फिर एक के बाद एक सभी का टीकाकरण किया गया। सुनीता, नवनाथ और उनकी पत्नी और देवकी सभी को संजीवनी की इस मुहिम से टीके का सुरक्षा कवच मिल गया। आम्ही संजीवनी बसमधून येथे आलेलो आहे लस घ्यायला। पहिल्यांदाच घेतोय आम्ही ही लस। आम्हाला ही लस घेतली आहे, आम्हाला खूप आनंद झाला आहे। माझे पती गमावले, ते स्वर्गात गेले, त्यांना पण खूप आनंद होईल व लस घेतलेली आम्ही। कोविडची लस मी पहिल्यांदाच घेतली। इंजेक्शन मला घ्यायचं नव्हतं, भीती वाटली, पण संजीवनी बसमधून मी आली। त्यांनी सगळ्यांनी समजून सांगितलं चांगलं आहे ते घेऊन टाक, काही त्रास होत नाही। मी घेतलं आहे, माझं मिस्टर कोरोनाने जरा वारले आता, त्यामुळे मी इंजेक्शन घेतलं। टीका लगवाने के बाद सभी को पैरासिटामोल दी गई ताकि अगर बुखार आए तो दवा ली जा सके। साथ ही डॉक्टरों ने सभी को टीका लगवाने के बाद की सभी जरूरी चीजों के बारे में समझाया। लोगों की अफवाहें थी कि ये वैक्सीन लेने के बाद 1.5 साल के बाद डेथ हो जाती है और ऐसा सुना था मैंने, तो इसके लिए आज तक नहीं लिया था। अभी जबकि मेरे डाउट क्लियर हो गए, सो अभी वैक्सीन लिया मैंने और ये सेफ है। हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, कोई लोग गुजर गए हैं, लेकिन ये डोज लेना ज़रूरी है, टीका करना ज़रूरी है। यानी मैंने संजीवनी वजह से ये डोज लिया है, कोरोना से आदमी बच सकते हैं। जहां राज्य सरकार टीके मुहैया करवा रही थी, वहीं संजीवनी मुहिम ने विशेष टीकाकरण अभियान आयोजित किया। हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहले उन लोगों को तैयार किया जो टीका लगवाने में झिझक रहे थे, फिर उनका रजिस्ट्रेशन किया और आखिर में संजीवनी के वाहन से उन्हें टीकाकरण केंद्र तक ले जाया गया। संजीवनी के इतने अच्छे प्रोग्राम के कारण हमारे यहाँ आके उन्होंने सब लोगों को बताया कि नहीं, हम संजीवनी ने उनका जो भ्रम था वो निकाला और उसकी वजह से बहुत सारी भीड़ हो गई और इधर सब लसीकरण बहुत अच्छी तरह हो गया। तो संजीवनी जो कैंपेन है उसके सब साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दुर्गम एरिया में और जहाँ पे लाइट का, पानी का और रास्ते का सब प्रॉब्लम्स हमेशा रहता है, वहाँ तक आके उन्होंने जो हेल्प करने की कोशिश किया और अच्छी तरह से हेल्प किया है। संजीवनी प्रोजेक्ट के अंदर 200 गांव में से हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर गांव में से 60 लोगों को हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कुल मिला के 12,000 लोगों को हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की तरफ से संजीवनी वैन और ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इसकी मैं काफ़ी सराहना करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमारा जाते गाँव एक ट्राइबल पॉपुलेशन का, आदिवासी वाड़ी बस्ती का ये विलेज है और यहाँ के जो क्लस्टर विलेजेस है वो भी रिमोट प्लेसेस पे। ऐसा रिमोट प्लेस जहाँ पे आप लोग आके ये वैन के माध्यम से, नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के माध्यम से जो अवेयरनेस कर रहे, उसके चलते ये जो टीकाकरण मुहिम है ये और सहज और सफल होने में काफ़ी मदद होगी। टीका लगा, टीका लगा, टीका लगा।
आशा कार्यकर्ता अपने काम पर निकल चुके हैं। गुजरात की सीमा पर दूर दराज के इलाके में बसे इस ठाणा पाड़ा गांव में स्वास्थ्यकर्मी जंगलों और नदियों को लांघते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों तक पहुंचते हैं, खासतौर पर कोरोना संक्रमितों के लिए। दादा, हो दादा, झोपले की काय? आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय। संगीता भोय आशा सुपरवाइजर हैं, जिनकी टीम में 12 आशा कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर संगीता का काम बेहद ही सराहनीय रहा है। इनकी टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं देती, बल्कि खाना, राशन, अंडे और सब्जियां भी मुहैया करवाती हैं। आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नसते, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते आणि आमच्यासोबत इतरांना बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना ही संगीता को संजीवनी चैंपियन बनाता है। संगीता ने अपनी 8,000 रुपए की तनख्वाह में से 2,000 रुपए का राशन कोरोना मरीजों के लिए खरीदा। जब कोविड हुआ था उनके पास कोई जाता नहीं था, उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी। उनको सब्जियाँ वगैरह ऐसे जो चीज़ें वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसे से खरीद कर उनको सब पुराया। संगीता का कहना है कि जब जनवरी 2020 में महामारी की शुरुआत हुई तो चुनौतियां काफी बड़ी थी। बीमारी को लेकर जानकारी बहुत कम थी और खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था। उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया। संगीता और उनकी आशा कार्यकर्ताओं की टीम गांव में सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। इनके कंधों पर लगभग 11,000 की आबादी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, जिनमें से ज्यादातर निरक्षर आदिवासी हैं, जिन्हें कोरोना को लेकर कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अफवाहें इस क्षेत्र में तेजी से फैलती हैं। हमारे घर में तो बोले तो लोगों का कोरोना का बहुत ही डर था, इसलिए हमारे घर के लोग भी, हम जब सर्वे को जाते थे उसके बाद आने के बाद बोलते थे आप बाहर रहो, बोले तो खाना अलग से देने का, अलग से रहने का, कोई नज़दीक नहीं आने का, जल्दी से वो काम कर रही है, तो कोविड पेशेंट के साथ उनके घर पर जा रही है, ऐसे सब घर में था हमारे। लेकिन इन्होंने लोगों की सेवा के अपने काम को जारी रखा और इसीलिए ये हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। लेकिन संगीता की टीम को भी एक बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। 32 वर्षीय रेणुका गुतरने, जो पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से आशा कार्यकर्ता हैं, व्यवहार से बहुत ही सहज हैं। कोविड-19 ने रेणुका की 48 वर्षीय मां जीजाबाई को छीन लिया, जो उनके दिल के बेहद करीब थी। फरवरी में रेणुका के माता पिता कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। रेणुका को लगता है कि उन्हें संक्रमण तब हुआ जब वो दोनों जीजाबाई के पथरी के इलाज के लिए नासिक अस्पताल गए थे। कुछ समय बाद दोनों ही पूरी तरह से ठीक भी हो गए, लेकिन जीजाबाई, जिन्हें उच्च रक्तचाप और मधुमेह की परेशानी थी, 2 महीने बाद सबको अलविदा कह गई। जीजाबाई ने तब तक टीका भी नहीं लगवाया था, जिसकी वजह से उनके लिए खतरा और भी बड़ा हो गया था। टीका नहीं उसने करवाया, वो बोले कि टीका करवाने के बाद डेट हो जाती है, ऐसे वो घबराती थी टीका कराने के लिए कि जो आदमी पहले से बीमार है उसने टीका नहीं लेना चाहिए था, इसलिए। ऐसा नहीं था कि जीजाबाई के पास सही जानकारी नहीं थी। उनकी बेटी एक आशा कार्यकर्ता थी, जिन्होंने उन्हें कई बार समझाया और टीका लगवाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन अफवाहों से जन्मे डर ने जीजाबाई को घेर लिया था। मैंने उसे बोला था कि मैंने भी 2 वैक्सीन लिए, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ नहीं हो जाएगा। तो बोले कि मुझे बीपी शुगर है, मुझे हो जाएगा ऐसा, इसलिए उसने वैक्सीन नाही लिया था। मला जायचं होतं लस घ्यायला, मला तिने जाऊन नाही दिलं का तू नको जाऊ, कारण कसं म्हणजे लोकांचं ऐकायला मिळत आहे ना, लस घेतल्यावर असं होतंय बघ, मग तिने मला सुद्धा नाही जाऊन दिलं, आजपर्यंत नाही गेलो मी। जीजाबाई अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके अपने जो यहाँ हैं वो अब एक मलाल के साथ जी रहे हैं। अब सोचते हैं कि हम माँ को नहीं बचा पाए तो लोगों का क्या बोलेंगे, ऐसे वजह से मैं 1 महीना काम पे गई नहीं।
ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आशा वर्कर ने उनके माँ को बहुत समझाया था कि वैक्सीन ले ले, वैक्सीन के जो फ़ायदे हैं वो भी समझाए थे। और आशा वर्कर खुद को ऐसे मानते हैं कि उनके वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि वो समझाने में थोड़ा असफल रही है। लेकिन ये सब जो घटना हुई है वो लसीकरण, वो वैक्सीन न लेने के कारण ही हुई है सर। अगर ये 2 डोज अगर ले लेते तो ऐसी घटना टल सकती थी। जो हमारे घर में हुआ बाकी और घर के लोगों को नहीं होना चाहिए ऐसा, इसलिए वैक्सीन लगानी ज़रूरी है। जो लोग वैक्सीन जिन्होंने लिया नहीं, वो हमारी कृपा है कि वो वैक्सीन ज़रूर ले। ये एक ऐसा मंजर है जो किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की धड़कनें बढ़ा दे। ठाणापाड़ा में एक बैंक के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जिनके मुंह पर न मास्क है और ना ही उन्होंने सामाजिक दूरी का ख्याल रखा। तुम्ही मास्क काय नाही घातला? मास्क आहे ना, आहे ना मास्क. कुठे आहे मास्क? कुठे आहे? काय दिसत मला. करोना गेले काय? तुम्ही मास्क काय नाही घातलं? नाही ना आणलं. कुठे आहे मास्क? कुठे आहे? घरीच. आणि तुमचा मास्क कुठे आहे? मास्क कुठे आहे? तुमचा मास्क कुठे आहे? करोना गेले काय? करोना गेले? ऐसा लग रहा है कि लोग ये मान चुके हैं कि महामारी खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि संजीवनी को इस जागरूकता मुहिम के साथ जमीनी स्तर पर उतरना पड़ा, ताकि लोगों को याद दिलाया जा सके कि दूसरी लहर के विकराल रूप ने कई जानें ले ली और इस तरह की लापरवाही से भारत बहुत जल्द तीसरी लहर की दहलीज पर आ खड़ा होगा। इस तरह की मुहिम में नुक्कड़ नाटक बेहद कारगर रहते हैं। हो घाबरतात, म्हणतात आम्हाला आजार होईल, आम्ही जगावं पुढे, त्याच्यामुळे लस घेत नाहीत लोक. पण आम्ही खूप सांगतो ना, लस घ्या. काही लोक घाबरतात. ते बऱ्यापैकी लसीकरण झालेलं आहे आमचे, ते 2-4 वेळेस झालेलं आहे. क्योंकि इन्हें समझना आसान होता है। हमारे संदेश को लोगों तक पहुंचाने में मराठी में बनी संजीवनी एंथम ने अपना काम किया। लोगों को तो डरना तो नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन की तो ज़रूरत है अभी। लेकिन हमारा जो ट्राइबल आदिवासी एरियाज, हमारे यहाँ के लोग वो क्या बोलते, वो साक्षर नहीं है। इधर लोग डरते, तो अभी आपने ये जो संजीवनी संस्था है, ये संस्था ने या टाकित गांव में आके ये चौक में जो अपनी ये जो कार्यक्रम लिया, और लोग लसीकरण के लिए वो तैयार हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। नासिक जिले में लगभग 52 लाख लोगों को टीका लगवाया जाना है, जिनमें से 28% लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है और लगभग 10% लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये समझाने की जरूरत है कि टीका उनकी जिंदगी को बचा सकता है। आप जो अभी 2 महीने से काम कर रहे हैं, उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप भी लोगों तक जाके लोगों का बढ़ावा दे के वैक्सीनेशन करो। ये जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, पूरा नेटवर्क 18 टीम को और फेडरल बैंक जो भी अपना ये संजीवनी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।